हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करी थी और मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। नेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। और उसमें हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी हमने पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इसी क्रम में आज हम लोग थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शुरू करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने आपको बताया था कि टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और वही हमको पढ़ना है। हम तीसरे पे आ गए हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि फ्रीजिंग क्या होता है। फ्रीजिंग क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग क्या होता है बेटा, कि कोई भी आप लिक्विड ले लो तो ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है फ्रीजिंग। ठीक, अब तक आपने भी ये पढ़ा है कि वो टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं उस पर्टिकुलर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इस बात को वेपर प्रेशर के टर्म में पढ़ेंगे। तो जब भी फ्रीजिंग होता है बेटा, तो जो लिक्विड होता है ये सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो एक डिफिनेशन तो यही हो गया कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसे टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बट ये फ्रीजिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर के टर्म में क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर किसी लिक्विड का, या आप ऐसे बोलो, लिक्विड भी ना बोलो, आप बोलो किसी भी सब्सटेंस का, कोई सब्सटेंस है तो किसी सब्सटेंस का अगर आपने लिक्विड फेज लिया और इसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज लिया, तो जिस टेम्परेचर पे इन दोनों फेज का, लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, जिस भी टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? तो सिंपली अगर हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे
किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिक्विड फेज का और उसी सब्सटेंस के सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो ऐसे टेम्परेचर को या इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आपको नॉर्मली पता है कि वाटर जो होता है, प्योर वाटर जो होता है H2O, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने H2O लिक्विड लिया है और आइस लिया है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो H2O का वेपर प्रेशर होगा वो आइस के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का और लिक्विड का इक्वल हो जाता है उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब फ्रीजिंग पॉइंट बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में, मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है, हम वाटर लेके चले, प्योर सॉल्वेंट है और इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सल्यूट अगर मिलाते हैं, हमने हमेशा से प्योर सॉल्वेंट को A बोला है, सल्यूट को B बोला है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा A प्लस B का, और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा जिसको हम लोग PS बोलते थे, ये हमेशा कम होता था प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ठीक है, ये बात हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर कम होने के वजह से जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं जरा। इसको हम ग्राफ के रूप में समझते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए इधर हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ड्रॉ किया और इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर ड्रॉ किया। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे मान लीजिए हमने 3 चीज लेनी है, एक तो प्योर सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड का मतलब प्योर फ्रीज हो चुका है। दूसरा हमको लेना है प्योर सॉल्वेंट लिक्विड और दूसरा सॉल्यूशन लिक्विड में। ठीक, और इन तीनों का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा हर टेम्परेचर पे। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने जो प्योर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है इसी को हम बोलते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट जो सॉलिड फॉर्म में है उसको बोलते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट। तो पहले हम फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसे आता है। ठीक है,
ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, फ्रोजन सॉल्वेंट का। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये मान लीजिए टेम्परेचर है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इस तरह का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, अब दूसरा हमने लिया किसी एक टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में लिया, तो लिक्विड फॉर्म में भी इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे है मैक्सिमम वैल्यू इसकी। ठीक है, और जब इसका टेम्परेचर हम लोग कम करेंगे तो कम होते 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 ये एक टाइम आएगा जब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो प्योर सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में, इसका वेपर प्रेशर और इस सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। इस लेवल पे ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, ये वाली लाइन जो हमने खींची है ये फ्रोजन सॉल्वेंट के लिए खींची है, ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए लिक्विड फॉर्म में। तो जिस टेम्परेचर पे, मान लीजिए ये टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और इसी लिक्विड के सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो गया, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो मतलब ये इस पॉइंट पे इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। तो जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर सेम हो गया, इसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे TF नॉट, TF नॉट से। ठीक है, अब इसी टेम्परेचर पे अगर आपने सॉल्यूशन में बना दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को डिसॉल्व करके, तो इसी टेम्परेचर पे अब जो वेपर प्रेशर जो था प्योर सॉल्वेंट का उससे कुछ कम, मान लीजिए इतना कम हो गया, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट से कम हो गया, तो अगर हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी कम करने लगेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। और ये आके फ्रोजन सॉल्वेंट वाले वेपर प्रेशर की लाइन को किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा उस समय जो सॉल्यूशन जो कि लिक्विड फेज में था, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब इस फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे, सपोज करिए ये टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे ये फ्रोजन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम होगा, यही टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको ये इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर ड्रा किया है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है इसकी वैल्यू ज्यादा है, इतनी है। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा यही कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा
कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, और इस वेपर प्रेशर में कमी की वजह से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक ग्राफ के माध्यम से कोशिश करी कि ये हमने वेपर प्रेशर का ग्राफ खींचा है विथ टेम्परेचर फॉर फ्रोजन सॉल्वेंट के लिए, और हमने एक बार प्योर लिक्विड लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, और एक बार सॉल्यूशन लिया। अब इस फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की लाइन को प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही पॉइंट इस प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे हमने दिखाया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। फिर इन दोनों के वेपर प्रेशर को हमने टेम्परेचर के साथ वेरी किया, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, कम होते 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 ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इसको कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसी तरह से सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, कम होते 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 किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये प्योर सॉल्वेंट फ्रोजन प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर वाली लाइन को कहीं कट करेगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन ही यही है कि जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रोजन स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, और उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। तो ये हो गए। अब ये ग्राफ से ही हमको पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इन्हीं फ्रीजिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस आएगा वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या कंक्लूड किया कि व्हेन नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is dissolved in volatile liquid, vapor pressure of solution will decrease, and due to this, इसकी वजह से solution will freeze at lower temperature than pure solvent। प्योर सॉल्वेंट से कम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज करेगा। जैसे अगर हम कहें कि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर वाटर में आपने कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा
जो सोल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सब 0 टेम्परेचर आएगा, 0 से भी कम आएगा। अब इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से, और ये क्या हो जाएगा टी एफ नॉट प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखना बेटा, आपको ध्यान रखना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, अब अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसके ऊपर हम लोग राउल्स लॉ लगा के डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और इस चीज को हम लोग और आगे ले जा सकते हैं। कैसे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ बराबर होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो राउल्स के हिसाब से जो डेल्टा टी एफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एम क्या है बेटा? एम इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो और ये बात किसके लिए है? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, अब पुराने तरीके से फिर वही काम हमको करना है कि टी एफ बराबर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है के एफ इंटू एम, वेयर एम हमने आपको बता ही दिया क्या है, मोलैलिटी है। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। बच गया के एफ। तो ये जो के एफ है इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका नाम एक और है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी मोल -1। केल्विन केजी मोल -1 या डिग्री सेंटीग्रेड भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं तो उसमें जो डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आता है वही केल्विन के लिए भी आता है। तो टेम्परेचर के डिफरेंस के कंसीडर करते समय आप सेंटीग्रेड और केल्विन में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का सेम ही आएगा। अब हमसे कोई अगर केएफ का डिफिनीशन पूछे कि केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है,
तो उसके लिए हम क्या करें कि मोलैलिटी को अगर 1 एज्यूम कर लें, हम अगर मान लें कि मोलैलिटी कितनी है सॉल्यूशन की 1 ली गई है, हमारे पास फार्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। अगर हम सपोज कर लें कि M इज इक्वल टू 1 और इसका मतलब हो गया कि 1 मोल सल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी का यही मतलब होता है ना बेटा। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आपने इसको मान लिया कि मोलैलिटी 1 हो गई, यानी कि 1 मोल सल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, तो उस कंडीशन में जो डेल्टा TF होगा वो KF के बराबर हो जाएगा। और इसी से हम लोग कह सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बराबर होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब 1 मोल सल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन in freezing point when 1 mole solute is dissolved in 1 kg of solvent। 1 kg किसी सॉल्वेंट में आपने 1 मोल सल्यूट डिसॉल्व किया तो फ्रीजिंग पॉइंट में जितना कमी होगी, जितना कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, वही कहलाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको थोड़ा और समझ लो। जैसे मान लो हमने कहा कि प्योर वाटर है और इसका 1 kg लिया है, तो प्योर वाटर का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 kg वाटर में हमने 1 मोल कोई सल्यूट मिलाया। सल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मतलब ये खुद वोलाटाइल नहीं होना चाहिए, इसकी वेपर्स नहीं बननी चाहिए। और दूसरा, ये सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो 1 मोल मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बना बेटा, अगर इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सपोज करो -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा? 0 माइनस 1.5 यानी कि 1.5। तो 1 मोल सल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में मिलाने पे फ्रीजिंग पॉइंट में जितनी कमी होती है, यही कहलाता है इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यही 1.5 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड kg मोल -1, इसका क्या हो जाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सिंपल सी बात है कि 1 मोलर सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जितने डिग्री की कमी आती है वही उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमने आपको फार्मूला बताया था, एक थर्मोडायनामिक फार्मूला था जिसके हेल्प से हम लोग एलिवेशन कांस्टेंट
Kb की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग किसी सॉल्वेंट के लिए Kf की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि Kb बराबर था, Kb का क्या फार्मूला बताया था बेटा आपको, Rm Tb स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। याद करो, ये फार्मूला आपने बताया था, जहां पे Kb क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, R क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, Tb क्या था, Tb था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा H वेपराइजेशन क्या था, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो बिल्कुल इसी के एनालॉगस हम लोग Kf की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होता है Rm, अब Tb नॉट के जगह पे हो जाएगा Tf नॉट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H। बॉइलिंग में वेपराइजेशन हो रहा था, फ्रीजिंग में ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग किसी भी गिवन सॉल्वेंट के मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बेसिस पे या हेल्प से हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वैसे ही चलेगा कि आपने कोई प्योर सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट को A बोलते थे, तो इसका वेट WA होगा, मोलर मास MA होगा, मोल NA होंगे। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इस प्योर सॉल्वेंट का अपना एक फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे TF नॉट। ठीक है, अब इस प्योर सॉल्वेंट में आपने कोई सॉल्यूट, जिसको हम लोग B बोलते थे, मिलाया। सॉल्यूट के अंदर कैसा होना चाहिए, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा, अब यहाँ पे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका वेट कितना है WB, आपको इसका मोलर मास WB MB कैलकुलेट करना है, इसका NB निकालना चाहे वो भी निकाल सकते हैं, WB अपॉन MB, जो भी कैलकुलेशंस करने हो। फिर अब ये जो सॉल्यूशन बना A प्लस B का, तो इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा अब TF, ये कम होगा TF नॉट से। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो डेल्टा TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है,
कमी जो है वो किसके बराबर है, TF नॉट माइनस TF के। और इसी चीज़ को हम लोग आगे यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। देखो इस फार्मूले को हमने उठाया कि डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF, और ये राउट्स लॉ के हिसाब से KF इंटू मोलैलिटी के बराबर होगा डेल्टा TF। ठीक है, अब बस आपको मोलैलिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करके रख देना है। तो मोलैलिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाएं तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, kg के बजाय ग्राम में रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालते हैं, ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। और नीचे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें रखे हैं ग्राम में और ग्राम में रखे हैं तो ऊपर हो जाएगा 1000। इसको अब जो नोटेशन है उनके हिसाब से रख दे। वेट ऑफ सल्यूट, इसको हम लोगों ने बोला था WB, मोलर मास ऑफ सल्यूट MB, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA, और यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये आ गया मोलैलिटी का फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूले को उठा के यहाँ पे रख देना है, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा बेटा डेल्टा TF बराबर KF इंटू रख देंगे WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। अब आपको MB निकालना है तो MB इधर ले जाओ, तो बाकी चीजें इधर आ जाएंगी एक तरफ। तो MB बराबर हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी अननोन सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। और सिर्फ आप इसी को नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, इस इक्वेशन में जितने वेरिएबल हैं, मैं बार बार बताता हूँ कि किसी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक की वैल्यू छोड़ के बाकी वैल्यू आपको दी होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इस फार्मूले में तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ ट्रिक्स याद करने होते हैं, ध्यान रखने होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे। तो किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी उतना ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन A है और एक B है। ठीक है, ये भी सॉल्वेंट जो है वाटर है, ये भी
वाटर है, ठीक है। इसका भी हमने 1 kg लिया है, इसका भी 1 kg लिया है। इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया है, इसके 1 मोल मिलाए हैं और इसमें हमने 2 मोल मिलाए हैं, ठीक है। तो दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम हो जाएगा, दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम होंगे। लेकिन बी के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 2 मोल है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 2Na हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल Na अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे, 1 मोल है तो बी वाले केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो इसके बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरा, इसी को हम कहें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, और मॉलिक्यूल्स की बात कब करेंगे, जब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मान लीजिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होगा, तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, बट उसका केस हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में हम लोग नंबर ऑफ आयंस देखते हैं, नंबर ऑफ आयंस देखते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और दोनों सॉल्यूट के अगर वेट सेम दिए हैं तो उस समय हम उनका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, और फिर ये हो जाता है 1 मॉलिक्यूलर मास। और ये कब होता है, जब वेट दोनों का क्या हो, कांस्टेंट हो, दोनों सॉल्यूट के वेट सेम लिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा, अदरवाइज क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ आयंस जितने होंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। और दोनों सॉल्यूट के या जो डिफरेंट सॉल्यूट लिए गए हैं, अगर उनका वेट सेम दिया गया है, सेम वेट सबका डिजॉल्व किया गया है, तो फिर मॉलिक्यूलर मास के, उन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे हम यही बता दें आपको, जैसे मान लीजिए हमने 3 बर्तन में एक्वस सॉल्यूशन बनाया, और ये एक्वस सॉल्यूशन भी 1%, इसमें आपने यूरिया डाला है, इसमें 1% ग्लूकोज डाला है, और इसमें 1% सुक्रोज, ठीक है। तो अब तीनों के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा। देखो बेटा, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, सुक्रोज का 342 होता है, ठीक। वेट सेम है और मॉलिक्यूलर मास डिफर कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे या जो मोल आएंगे, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे 1 मॉलिक्यूलर मास। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किसमें होगा, यूरिया में होगा, फिर उसके बाद ग्लूकोज में होगा, उसके बाद सुक्रोज में होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें, ये तो हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा है कि सॉल्यूट मिलाने से कितना कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर आएगा।
देखो जरा फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर आएगा। जैसे मान लो कि हमने दो एक्वस सॉल्यूशन लिए। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो H2O का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें आपने सॉल्यूट मिला दिया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मान लो इसका डेल्टा TF जो है वो 1.5 है और इसका डेल्टा TF 3 है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि प्योर वाटर में आपने सॉल्यूट A मिलाया तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में 1.5 की कमी हो गई। 1.5 की कमी होने का मतलब हो गया कि इसका अब फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा माइनस का 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और B वाले केस में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ वो 3 डिग्री का हुआ, यानी कि अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। देखना बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन दोनों में से B के केस में ज्यादा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी कि B की केस में फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा कमी आई है। ज्यादा कमी आने का मतलब कि अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि -1.5 और -3 में से कौन ज्यादा है, -1.5। ठीक है। तो क्या हमने कंक्लूड किया कि जो डेल्टा TF होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीजिंग पॉइंट के, यानी कि जिस सॉल्यूशन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है। इस पे हमने आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, अब देख लीजिए। मान लीजिए हमने 1% ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन बनाया। तो आपको बताने हैं कि इन तीनों एक्वस सॉल्यूशन में किस सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेकेंड, सॉल्यूशन हैविंग मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन इसका बनेगा सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा पूछा जा सकता है आपसे सॉल्यूशन हैविंग मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तरीका क्या है, आपने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के। और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कांस्टेंट है तो ये
प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 मोलर मास के। तो आपने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जो डेल्टा टीएफ होगा ये प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी के, ये प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, और ये प्रोपोर्शनल होगा 1 मोलर मास के। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबका वेट सेम लिया गया है, 1% है, यानी कि ग्लूकोज भी 1 ग्राम है, सुक्रोज भी 1 ग्राम है और यूरिया भी 1 ग्राम है। तो वेट सबका सेम हो गया, तो वेट सेम हो गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के। अब आपको देखना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है मिनिमम। मिनिमम किसका होता है? यूरिया का। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यूरिया। ठीक है। फिर सॉल्यूशन हैविंग मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम डिप्रेशन होने के लिए जो मॉलिक्यूलर मास है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम किसका होता है? सुक्रोज का। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ठीक। अब सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, हमने आपको बताया था कि डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन होता है, जिसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, यानी कि डिप्रेशन कम होना चाहिए। डिप्रेशन कम होने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होने चाहिए। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होगा। कम कब होगा? जब उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा सुक्रोज। और मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिप्रेशन मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम होने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा कब होगा? जब मॉलिक्यूलर मास कम होगा, यानी कि फोर्थ का आंसर हो गया यूरिया। ठीक है। क्लियर है बेटा? तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं पीडीएफ में, उसको भी सॉल्व करना। कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।